राधे राधे। आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का CHS के इस सफ़र में। आप यदि हिंदी के ऊपर कोई भी वीडियो खोज रहे हैं, चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे वो 9th का हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज आप जो है आज वर्णमाला नामक टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, वो भी एक अलग तरीक़ा से। और इसको पढ़ लेने के बाद मेरे ख्याल से गारंटी है कि आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहिए इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 9th का सिलेबस वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। 11th में आर्ट्स और कॉमर्स में जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी का डिटेल जो है सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया था। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी का जो है सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में मैंने आपका क्लास 9th और क्लास 11th दोनों को एक साथ कंबाइंड किया है, वो सभी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें मैंने सिलेबस पहले ही बता दिया था। तो आज हम लोग जो हिंदी का पहला जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्णमाला, ठीक है। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, हिंदी क्या है, एक भाषा है, ठीक है। तो भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि बोलते हैं। और इन्हीं ध्वनि को जब हम लोग सार्थक रूप में लिखते हैं तो उसे हम लोग वर्ण बोलते हैं, ठीक है। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और फिर जब उन्हीं वर्णों को हम जब समूह में इकट्ठा करते हैं और उसका एक सार्थक अर्थ भी हो तो उसे हम लोग शब्द बोलते हैं, ठीक। अब शब्दों के एक समूह को जिसका एक फिर से मीनिंग हो, अर्थ हो, तो उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। और बहुत सारे वाक्य बन के ही हमारे क्या बन जाते हैं, भाषा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ तक बातें आ गई तो आपसे एक सवाल है मेरा, वीडियो को ज़रा स्किप कर दीजिएगा अगर जब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये बताइएगा, हिंदी में जो है वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यही एक नॉर्मल सा सवाल है। यदि आप जानते हो तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। जो अब ये हो गया हमारा भाषा। तो इनमें जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, आज हम लोग बात करेंगे ध्वनि या फिर वर्ण के ऊपर, क्योंकि ध्वनि तो हम सुनते हैं और वर्ण को हम लोग लिखते हैं। तो वर्ण के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक। तो वर्ण या अक्षर जो होते हैं वो हमारे होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। आप जानते होंगे, बहुत बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं हमारे पास व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन्हें बोलते हैं जो बिना किसी सहायता के बोला जाता है, उससे बोलने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है स्वर की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। ये आसान सिंपल सी बात है। अगर हिंदी में बोले, कुल वर्णों की संख्या जो है वो है 52। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 11। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। और मौलिक वर्ण बोले तो वो है हमारे 44। वो किस तरह से होंगे वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग स्वर वर्ण के ऊपर। स्वर वर्ण एक छोटा सा टॉपिक है, इसे हम लोग देखने हैं। स्वर वर्ण तो पहले मैंने बता दिया क्या होता है। उसके बाद जो है स्वर वर्ण के हमें टाइप्स देखने हैं, ठीक है। स्वर वर्ण टोटल 3 प्रकार के होते हैं आपके हैं। एक ह्रस्व स्वर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कम समय हमें लगता है बोलने में, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है, हमें ज़्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर क्या होता है, इसमें 3 गुना समय लग जाता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर जो है टोटल 4 है आपके, कौन सा, तो अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ठीक है। ये 4 मौलिक इसे हम लोग 4 मौलिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपका क्या क्या हो जाएगा, तो आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। आगे आपके सामने प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, आपको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप लोग बोलते होगे राम, ठीक है, ओम, ठीक है, श्याम, कृष्णा। तो इस तरह के जो भी है वो है आपके प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ से स्वर में आपसे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्वर की टोटल संख्या कितने हैं, तो हैं 11, जो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी उतना नहीं देखते हैं, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगला है हमारे पास टॉपिक व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में मैंने बताया, जिसे हमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, वो है हमारा व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण को समझाने के लिए मैंने आपके सामने पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण लिख दिया है, ठीक है। अब हमें कुछ कैटेगरी जो आपसे इसमें पूछा जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण का हम लोग को बेसिकली पूछना है, जानना है व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण, और यहीं से आपके सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है, 25। आपको तुरंत से याद हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ये पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है आपका त वर्ग, चौथा है आपका ट वर्ग, पाँचवा है आपका प वर्ग। तो आपको पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करोगे तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। तो ये टोटल जो है आपके
5 5 वर्ण, यही जो है आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हम बोलते हैं तो किसी हमारे स्वर यंत्र के किसी न किसी हिस्से से ये स्पर्श होते हैं। ठीक है, ये टोटल आपके 5 × 5 = 25 जो ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, ये हो गया पहला प्रकार। ठीक है, क वर्ग से लेके हमारा प वर्ग के सभी वर्ण वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक, अगला बात आता है अंत्यस्थ व्यंजन। तो अंत्यस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन जो है आपका प्रथम ये य र ल व, य र ल व, ये जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो य र ल व। देखो बच्चा हमारे पास ज़्यादा पेज नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो तो बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ, बट आपको दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, ये हो गया हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। अगला जो है हमारे पास संघर्षी उष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या फिर उष्म, इसे जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या थोड़ा सा उष्मा जो है वो रिलीज होता है। तो ये भी इनकी भी संख्या 4 है। पहला है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये हो गए हमारे कौन सा, उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। ये सभी के सभी व्यंजन के टाइप्स हम लोग देख रहे हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हो क्या, उस व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ठीक, अगला हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है। ठीक है, तो पहला आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो कभी इससे पूछ भी लिया जाता है जो ये व्यंजन वर्ण का निर्माण किससे हुआ, तो आप ध्यान रखोगे ये जो आपका क और सौ के मिलने से बना है अक्ष। ठीक है, अक्ष किससे बना है, क और सौ के मिलने से बना है आपका अक्ष। फिर त्र कैसे बना है, त और र के मिलने से मिल रहा है त्र। ज्ञ कैसे बना है, तो ज और य। ठीक है, ज और य से के मिलने से मिला है आपका, मिलने के बाद बना है आपका ज्ञ। और श्र कैसे बना है, तो स और र। ठीक है, स और र, तालव्य स और र के मिल से बना है आपका श्र। तो ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास ये वाला अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हो गया हमारे पास संयुक्त व्यंजन। अगला है हमारे पास द्विगुण व्यंजन। जब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो आप जानते हो कि ढ को जो है हम लोग ढ को दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, एक बिंदी दे के और एक है हमारे पास ये अड़, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो ये दोनों जो है आपका द्विगुण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। स्पर्श व्यंजन, ये जो प्रथम क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है वो हमारा स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, संघर्षी या उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। फिर आपके पास संयुक्त व्यंजन 4, फिर द्विगुण व्यंजन 2। तो ध्यान रखोगे 25, उसके बाद फिर 4 4 4 फिर 2। ठीक है, स्पर्श व्यंजन टोटल 25, फिर जो है आपके पास अंतस्थ व्यंजन टोटल 4, संघर्ष व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। इसकी संख्या पूछी जाती है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब व्यंजन का जो है कुछ और आधार पे जो हम लोग वर्गीकरण भी किए हैं वो तो हमारा हो गया नॉर्मल वर्गीकरण। ये है हमारे पास जो कंपन या फिर बोल सकते हो जो आपको बोलने में कितना समय लगता है, बोलने के ये है। ठीक है, आपको कंपन हो रहा है कि नहीं स्वर यंत्र में, उसके आधार पे व्यंजन वर्ण जो है दो प्रकार के बांटे गए, एक है अघोष और एक है सघोष। अब क्या होता है ये आप खुद फील करके बोलना। अघोष कंपन, घोष मतलब सीधा समझो कंपन, जिसमें कंपन न हो वो है अघोष, और जिसमें कंपन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सघोष। ठीक है, सौ मतलब साथ में कंपन के साथ, और अघोष बिना कंपन के। तो आप जरा बोल के बताना, जैसे क बोलोगे, ठीक है, क बोलोगे तो आप बोलोगे क, ठीक है, और बोलोगे ख, तो इसमें आपको स्वर यंत्र में आपको कंपन महसूस नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे ग, घ, फिर र, तो आप बोलोगे तो आपके स्वर यंत्र में जो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको कंपन जो है वो फील हो जाएगा। ठीक है, कंपन फील हो जाएगा, आप बोल के देखना तभी आप समझ पाओगे। फिर उसी तरह ट बोलोगे तो आपको कंपन नहीं फील होगा, लेकिन ड तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा थोड़ा सा जो है हमारे स्वर यंत्र में जो है वो कंपन फील हो रहा है। ठीक है, तो आप फील करना। तो अब इसका कैटेगरी आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका अघोष वर्ण, जब आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग में पढ़ोगे तो उसमें एक पहला और दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड कर दूँ तो ये जो पहला और दूसरा, ये जो पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, इन दोनों को बोलोगे तो कंपन नहीं होगा। कंपन नहीं होगा इसलिए ये क्या है हमारा अघोष, क्या है अघोष। लेकिन आप जब इधर तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन सब को बोलोगे तो आपको कंपन फील होगा, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं सघोष। इसलिए मैंने लिखा है जो व्यंजन वर्ण के जो भी क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, उसका पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपका अघोष कहलाता है, और सघोष जो है तीसरा, चौथा, पाँचवा।
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला हमारे पास एक और कैटेगरी है व्यंजन वर्ण का, अल्पप्राण और महाप्राण। ये क्या होता है, वायु मुख से कितना वायु निकल रहा है या फिर आपको बोलने में कितना ज़्यादा समय लग रहा है। अगर कम हमें समय लग रहा है, कम हमें प्राण निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अल्प प्राण। और ज़्यादा समय बोलने में लग रहा है तो महाप्राण। प्राण मतलब वायु। ठीक है, जैसे आप बोल के देखना। ठीक है, आप बोल के देखना, क बोलो फिर ख बोलो, क ख। तो आपको क बोलने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, लेकिन ख बोलने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा खींचना पड़ रहा है। ठीक है, क बोलने में आपको कम समय, लेकिन ख बोलने में ज़्यादा समय। फिर बोलो ग, फिर बोलो घ, ग घ, तो ये ज़्यादा आपको समय लग रहा है। फिर उसी तरह त बोलो तो कम समय, थ बोलो तो ज़्यादा समय, द बोलो तो कम समय, ध बोलो तो ज़्यादा समय। तो वही मैंने यहाँ पे कैटेगरी किया है। अल्प प्राण में देखोगे जिसमें कम समय लगे तो हमारा क हो गया, ग हो गया, अड़ हो गया। ठीक है, फिर च, ज, य, फिर आप करोगे ट, ड, न। तो इन सब में हमें कम समय लगता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अल्प प्राण। और यहाँ पे जो है पहला, तीसरा, पाँचवा। ठीक है, ये आपके लिए नोट्स भी हो जाएगा। और जो है आपके पास महाप्राण जिसमें ज़्यादा समय, तो देखो ख, घ, छ, झ, ड, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब, भ। ठीक है, अब बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। व्यंजन वर्ण में एक होता है कंपन के आधार पे, तो अघोष और सघोष। अघोष उसे बोलते हैं जिसमें कंपन फील नहीं होता, जैसे पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। सघोष जिसमें कंपन फील हो रहा है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अब आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का वायु या प्राण के आधार पर बताया गया है, जो अल्पप्राण, महाप्राण। आप जिसमें कम समय लगे अल्पप्राण, जिसमें ज़्यादा समय लगे महाप्राण। जैसे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ग, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आता है, एक आ जाता है उच्चारण स्थान। और लास्ट में आपको बता दूंगा जो आपका सवाल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास उच्चारण स्थान, हर एक वर्ग का उच्चारण स्थान। तो आप जब भी आपका स्वर यंत्र है तो आप उससे बोलोगे तो आपको क्या होता है, वहाँ पे आपका पहले आता है कंठ, फिर आता है आपका तालु, फिर आता है आपका मूर्धा, फिर आता है आपका दंत, और उसके बाद आता है ओष्ठ। ठीक है, उसी आधार पर तो आप यहाँ पे भी देखो, पहले आता है क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर त वर्ग, फिर ट वर्ग। तो पहले आप व्यंजन को ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। क वर्ग के सभी लेटर्स जितने भी आपके यहाँ वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, तो ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। आप बोल के देखो, क, ख, ग, घ, ये सभी जो है आपके कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है, अगले हैं तो इसलिए हम वो उसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। च वर्ग, च वर्ग जो है आपका तालु से बोला जाता है। आप बोल के देखोगे तो च, छ, ज, झ, न, तो ये आपका च वर्ग। फिर मूर्धा का बारी आता है। मूर्धा क्या होता है, जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है। आप जब बोलोगे तो जीभ आपका मुड़ जाएगा और उसके बाद उसमें टकराएगा, तभी आप बोल पाओगे। जैसे बोलो ट, जीभ मुड़ा, ट, बोल के देखो ट। फिर आपका ठ, ड, ढ, न। आप जीभ पकड़ के उसके सीधा होकर के बोलने की कोशिश करना, बोल ही नहीं पाओगे। तो ये ट वर्ग जो है आपका पूरा का पूरा मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद त वर्ग। त वर्ग में क्या है, जब आप बोलोगे त वर्ग के सभी लेटर्स जैसे त, थ, द, ध, न, तो आप बोलते हुए फील करना आपका जो जीभ है वो दांत में टच होता है। बिना जीभ को अब दांत थोड़ा सा निकाले ना, उसके बाद बोल के देखो, ऐसे ही अब आ जाएगा। ठीक है, तो त वर्ग के सभी लेटर्स जो आपके दंत। अब ओष्ठ, ओष्ठ में क्या होगा, जब आप प वर्ग के सभी लेटर्स को बोलोगे तो आपका ओठ जो है आपस में सटेगा। ठीक है, तो प वर्ग जैसे प, फ, देखना लिप्स सट रहे हैं, आईना में देख के बोलना। ठीक है, आईना में देख के बोलना, प, फ, ब, भ। अब मुंह खोले रहना, उसके बाद बोलना अब आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओष्ठ। ठीक है, अब इतना तक ध्यान रखना। क वर्ग, च वर्ग, अब सीक्वेंस में। ठीक है, कंठ से क, तालु जो है आपका च वर्ग, ट वर्ग जो है मूर्धा से। फिर अगर देखोगे मुंह स्वर यंत्र का भी सीक्वेंस देखोगे तो वो जो है आपका कहाँ से वैसे ही है। पहले आपका कंठ सबसे नीचे, उसके बाद ऊपर तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद आता है दांत, और दांत के बाहर ही तो ओष्ठ होता है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेटर्स में, तो इधर अ, आ और ह। अ, आ और ह जो है ये आपका कहाँ कंठ से ही बोला जाता है। फिर इधर देखो य, स, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसका किस में है, तालु में है। ठीक है, इसे हम लोग इचोइसा नाम ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उतना ज़्यादा ट्रिक मत ध्यान रखो, ऐसे याद रखना, य, स, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। ठीक है, इसके बाद फिर र और
मूर्धन्य स, ठीक है, र और मूर्धन्य स, इसे तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मूर्धन्य ऑटोमेटिकली बोलते हो। फिर है आपका ल और दंत स, ल और दंत स। फिर है आपका व, फिर है उ और उ। अब जब एग्जाम में जाओ ऐसा नहीं याद रहे तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन करके देखना, उच्चारण करके देखना, आपको पता चल जाएगा कहाँ से बोले। अब है कुछ है नासिका, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है, लेकिन कुछ और भी ध्यान रख लो, हमारे पास पूरा का पूरा तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक होता है नासिका, ठीक है, नासिका। अब ये बोलोगे अंग, तो आपका नाक से जो है आप ऑटोमेटिकली फील करोगे, जैसे हिमेश रेशमिया गाता है नाक से, तेरे प्यार में, ऐसे कर सुने हो, तो वो है आपका अंग, अर, न, न, म। तो इससे आपको फील होगा नाक से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा ट्रेनिंग ले नहीं आती हिमेश रेशमिया के साथ जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है आपके सामने ट्रेनिंग, इस मायने में यदि आपको फील करना है जो नाक से कैसे बोला जाता है ये सब, तो आप हिमेश रेशमिया से ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। अगला आपके सामने कंठ और तालु। अब ए और आई बोलोगे ना, ए आई, तो आपको यहाँ पे कंठ से भी आवाज़ निकलता है और तालु से भी आवाज़ निकलता है, इसलिए हमें कंठ तालु दोनों यूज करना पड़ता है। अगला हमारे पास कंठोस्त। कंठोस्त में क्या होता है, जो जब आप इसे बोलोगे तो कंठ और ओठ दोनों आपको मिले, जैसे ओ, तो ओ बोलोगे तो आपका लिप्स जो है वो गोल हो जाएगा, ओ, ठीक है। और उसके बाद औ, देखो दोनों से आवाज़ निकल रहा है, इसलिए कंठोस्त बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका उच्चारण स्थान जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एक और टॉपिक, ये आपका कॉन्सेप्ट है लास्ट का, जो वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखो बच्चा, जब आपसे पूछा जाए जो मूलतः हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, या फिर देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 44। 44 में टोटल मूलतः कितने हैं, 11 जो आपके मूलतः स्वर है और 33 जो है वो आपके व्यंजन है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे 44 हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपके सामने, अब कुछ और भी होते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होता है, इसे न तो हम लोग स्वर बोलते हैं न ही व्यंजन बोलते हैं, जैसे कभी कभी ये दोनों एक ही है, ठीक है। जैसे अंगा को आप कभी ऐसे लिखते हो, कभी चंद्रबिंदु दे के, ठीक है। तो ये आपका एक ही है, और एक है विसर्ग अविसर्ग बोलते हैं, तो ये हो गया आपका अयोगवाह। एक है आपका संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। और एक है आपका द्विगुण व्यंजन, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप इन्हीं वर्णों की संख्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल वर्ण, ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 52, लेकिन मेन कितने हैं, तो मेन है आपके 44, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए स्वर कितने हैं, तो स्वर जो है आपके मौलिक 11 हैं। व्यंजन कितने हैं मौलिक, तो व्यंजन है आपके टोटल 33। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श वाले कितने हैं, तो स्पर्श वाले आपके 25। उसके बाद अंतस्थ बोला जाए, अंतस्थ कितने हैं, तो ये है 4, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए उष्म व्यंजन कितने हैं, तो ये भी हैं 4। संयुक्त कितने हैं, ये भी हैं हमारे 4। अयोगवाह कितने हैं, ठीक है, ये भी हैं हमारे 2। द्विगुण कितने हैं, तो वो है हमारे 2। अब इन सबको काउंट करो तो टोटल मिल जाएगा आपके 52, ठीक है। लेकिन मेन तो हमारा यही है, ये सब बाद का बात है, ठीक है। मेन हमारा यहीं पे है। अगली बात समझ में, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको वर्ण काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा, आशा तो यही करता हूँ, यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। तो आज जो है अपना वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो गया। आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन है वर्णमाला से, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, इस चीज़ के लिए आप एकदम से परेशान ना रहें, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हो सकता है आपका संधि के ऊपर आए, तो बने रहिएगा इसमें, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे।